मेरे जो फादर थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे एंड एक बहुत सिंपल फैमिली से हम लोग निकले। मेरे फादर तो अपनी एजुकेशन कचौरी बेच बेच के कंप्लीट करी एंड चूँकि हमारे पास कुछ था नहीं, ना इनकम थी, ना कोई ऐसा सोर्स था, ना कोई खेत खलियान थे। बहुत गरीब फैमिली से हम लोग आए और आज फादर ने मेरा स्ट्रगल करके कचौरी बेच बेच के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर वो गए। लेकिन जब भी मैं मेरे फादर से जब अच्छी पोस्ट पर गए, सब कुछ उनके पास मिल गया, एक अच्छी सैलरी थी, एक अच्छी गाड़ी मिल चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से मकान भी मिल, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर थे, अच्छी पोस्ट पर थे एंड सरकारी गाड़ी मिली थी, सरकारी बंगला मिला हुआ था। और मैं समझता हूँ कि एक आदमी की सोच हो गई है ये कि जब वो एक पोजीशन पर पहुँच जाता है, चाहे वो नौकरी में हो या व्यवसाय में हो, तो संतुष्ट हो जाता है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 के अंदर मेरे फादर की पर मंथ सैलरी 25,000 हुआ करती थी, जो मैं समझता हूँ कि उस समय की बहुत बड़ी एक, अगर आज से कैलकुलेट करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम है ये, क्योंकि 2000 में 25,000 रुपया महीना कमाना कम नहीं होता, और जहाँ पर इतना कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ हो। तो मेरे फादर मेरे को एक लाइन बोला करते थे जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और आज भी वो लाइन मेरे दिमाग में है, कहीं ना कहीं अंदर से मुझे मोटिवेट भी करती है। वो बोलते थे कि जिस इंसान ने ज़िंदगी में संतुष्ट होना सीख लिया उसकी प्रोग्रेस 1998 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई और 2000 के अंदर मेरे फादर के पास ये बिज़नेस आया। और मुझे आज भी याद है कि जब बिज़नेस मेरे फादर के पास आया, एक शख्स लेकर कि एक बिज़नेस ऐसा आया है जहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं, तो मेरे फादर ने उस बिज़नेस को देखा, समझा। मुझे आज भी याद है 4 से 5 दिन उन्होंने उस बिज़नेस पे स्टडी करी कि आखिर में डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़। और जब वो खुद सेटिस्फाई हो गया कि नहीं ये बिज़नेस क्या दे सकता है, तो उसके बाद उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया और वो शायद वो निर्णय आज हमारे परिवार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और आज कहीं ना कहीं उनका वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट इस बिज़नेस को लेके रहा। और जब डायरेक्ट सेलिंग को लोग इतना जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उस समय उन्होंने वो निर्णय लिया और मुझे आज भी याद है उन्होंने अपनी नौकरी को साइड में कर दिया था। अच्छा, विदाउट नौकरी को प्राथमिकता नहीं देते थे? नहीं, मेरे को आज भी याद है कि जब बिज़नेस उनको समझ में आ गया था तो वो विदाउट पे इस बिज़नेस में आ चुके थे और इस बिज़नेस को करने के लिए दिन रात वो मेहनत करने लग गए। 2-2, 3-3 महीने तक मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है ज़बरदस्त तरीके से। और कभी कभी तो हमारा परिवार भी बोला करता था, मेरी मदर भी बोला करती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने नौकरी को साइड में रख के ये कहाँ लग गए काम में। तो मेरे फादर अक्सर एक बात बोला करते थे कि ये क्या चीज़ है, इसका तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन ये आने वाले समय में क्या देगा इसका भविष्य, मतलब वो भविष्य को पहले ही देख रहे थे। राइट। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान ने समय को समय से पहले पहचान लिया तो वो इंसान आने वाले भविष्य के अंदर बहुत बड़ा कर जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे फादर ने डायरेक्ट सेलिंग को उस समय पहचान लिया था काफ़ी हद तक। एक लाइन उन्होंने मुझे बोली थी मेरे परिवार को कि बेटा ये बिज़नेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा। अच्छा। उन्होंने कहा था कि सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है और मैं शायद जब रिटायर होऊंगा तब तक मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस की ताकत ये है कि ये बिज़नेस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल को अगर मैं दुनिया में रहूँ चाहे ना रहूँ, या फ्यूचर में तुझे नौकरी मिले या ना मिले, ये बिज़नेस जहाँ से मैं छोड़ूंगा वहाँ से। उन्होंने मेरे परिवार को बोली थी तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद एक सपना सा है जो फादर देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको विज़न समझ में आ गया था। और ये उनकी बात जो उन्होंने हमको 2001 में बोली थी और वो बात आज भी हमारे दिमाग में गूंजती है, परिवार में गूंजती है कि उनको वो चीज़ समझ। जब उन्होंने शुरू किया उसी समय उनका ये विज़न था कि ये जो बिज़नेस मैं आज कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क बनाऊंगा तो इसका फ़ायदा आगे जाके फैमिली को और सब लोगों को मिलने वाला है। जी जी जी, ये विज़न उनको उसी समय समझ में आ गया था। और मेरे को उन्होंने बताया था कि बेटा ये एक ऐसा व्यापार है कि जहाँ पर एक बार अगर आपने नेटवर्क पे काम कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नेटवर्क में काम लोग कुछ और करेंगे और इनकम आपको आएगी। और ये सबसे बड़ा स्टैब्लिश है इस बिज़नेस के, है कि आपका परिवार, आपकी फैमिली इस बिज़नेस में सिक्योर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी वो सोच जो उनको सन 2001 में पता लगी थी, वो आज मेरे परिवार के अंदर बहुत काम आ रही है। दैट्स ग्रेट सर। पिताजी ने नेटवर्क बनाया, गवर्नमेंट की जो गजटेड पोस्ट थी उसको साइड में रखा और नेटवर्क में फोकस किया, बहुत बढ़िया। पिताजी का देहांत हो गया 2012 में आई थिंक। हाँ, मैं 23 फरवरी 2012 में मेरे फादर का देहांत हो गया था। वो तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ का। और जब पिताजी का देहांत हो गया और फिर आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चला कि भाई अब बिज़नेस जो है ट्रांसफ़र होने वाला है आपके नाम या फैमिली के नाम पे,
और फिर आपने बिज़नेस करना है, तो वो जो पर्टिकुलर एक मोमेंट था जब फादर की डेथ हो गई, बिज़नेस आपके नाम ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर आपने बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हुए, तो वो मतलब वो जो चीज़ जो पिताजी कहते थे, तो उसको लेके आप इमोशनल थे, आपको कैसा लग रहा था उस समय? देखिए एक्चुअली वो मोमेंट ऐसा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब घर का मुखिया चला जाता तो वो सिचुएशन कुछ और ही होती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब ये बिज़नेस मेरी फैमिली में वो मुझे देख कर गए, और जो उनका वो सपना जो सोचा करते थे कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँगा तो बेटा ये बिज़नेस तुझे बहुत कुछ देगा, वो लाइनें जब उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं जब मुझे इनकम आया इस बिज़नेस से, जब मेरे फादर के जाने के बाद जो मुझे इस बिज़नेस से जो इनकम आई, उस इनकम को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि उनकी वो बातें मेरे दिमाग में, मेरे परिवार में गूंजने लगे कि कितनी एक अच्छा सिस्टम मतलब मेरी फैमिली को देकर गए। और कहीं ना कहीं मैं शायद आज उनके सपने को बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यही प्रयास है कि हर घर के अंदर एक रवि शर्मा पैदा हो, हर घर के अंदर एक ओपी शर्मा पैदा हो, जिससे कि बच्चों को, आने वाली फैमिली को कोई चैलेंज ना आए। उनके सपने को आगे लेके जाने का एक प्रयास है मेरा, बस उस प्रयास में लगा हुआ हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। ये आप बहुत अच्छा इस चीज़ को लेके, अच्छी बात ये रही कि आपने बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हुए और बिज़नेस को आपने समझा और फिर बिज़नेस में आप पूरी तरह से लग गए। तो अगर आप इस चीज़ को आप देखें, क्योंकि आज आप 7-8 साल से बिज़नेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपके पास 2 सिचुएशन होती। एक सिचुएशन तो अब है कि पिताजी ने नेटवर्क बनाया और आपने वहाँ से आगे स्टार्ट करना शुरू किया, और दूसरी सिचुएशन आप जीरो से शुरू करते और फिर बिजनेस को बढ़ाते आगे, तो दोनों में कितना अंतर आप मानते हैं? सर अंतर तो है। अगर मैं समझता हूँ कि पिताजी ने स्टार्ट किया, अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता तो मेहनत में मैं भी उतनी ही करता, इसको उसी ऊंचाई पर जरूर लेकर जाता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग किसी को समझ में आ गया, ये बिजनेस अगर किसी को समझ में अच्छे से आ गया, तो मुझे लगता है वो दुनिया का कोई काम नहीं कर पाएगा। ओके। कारण क्या कि इस बिजनेस की जो गहराइयाँ है उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, जब तक आप किसी चीज़ की डेप्थ तक नहीं जाते, उसको समझते नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और एक बार अगर आपने इस डायरेक्ट सेलिंग की डेप्थ को समझ लिया, जैसा कि मेरे परिवार ने समझा, मेरे फादर ने समझा, तो मुझे लगता है कि शायद आप कभी रुकेंगे नहीं। और अगर मैं जीरो से स्टार्ट करना पड़ता तो मैं डेफिनेटली करता, 100% करता, लेकिन करता डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग करते, लेकिन उसमें यह है कि जो पिताजी की 12-13 साल की जो मेहनत है, तो एक प्रकार से 12-13 साल पीछे रहते आप, अब आप 12-13 साल आगे हैं। जो 12-13 साल में आपको बनाने से मिलता, तो वहीं से आपने स्टार्ट किया। बिल्कुल, ये इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है। ये इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है कि एक बार अगर आपने इसमें मेहनत कर ली, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कब चालू कर रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा, आप जब भी स्टार्ट करें इस बिजनेस को। लेकिन अगर एक बार आपने इस बिजनेस को चालू कर लिया, तो आपकी फैमिली, आपकी आने वाली जनरेशन को वो चैलेंज फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं 12-13 साल ये मेरे लिए प्लस ही है कि आज कि अगर आप एजुकेटेड हैं या ना हैं, या आप अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस, दूसरे व्यापार में फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, या आपको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग पे वर्क कर लिया एक बार, तो ये बिजनेस कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं देगा, हमेशा आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बिजनेस का सबसे प्लस पॉइंट इसकी सुरक्षा है, इसका खूबसूरत पहलू मुझे वो लगता है। और ये जो बेरोजगारी की आप सर बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारी हकीकत के अंदर आज हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि आप जानते भी हालत क्या है देश की, जीडीपी जो रेशियो है वो 5% से नीचे आ चुका है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज बंद हो रही हैं। अभी आपने देखा एक बहुत अच्छी एयरलाइन कंपनी रातों रात बंद हो गई और उसके काफ़ी कर्मचारी सड़क पर आ गए। तो कहीं ना कहीं सर ये चैलेंज पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है, हिंदुस्तान में भी बना हुआ है कि आज बेरोजगारी बहुत तेज़ी से अपने पाँव पसार रही है। और यंगस्टर्स आज लाखों रुपया, करोड़ों रुपया अपनी एजुकेशन पर खर्च करने के बाद, जो उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन पर लगाते हैं, वो कुछ लगाने के बाद भी अगर नौकरी ना मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आजकल का यूथ जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। और डिप्रेशन में जाने से मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे महसूस हो रहा है कि डिप्रेशन में जाने से कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। स्टूडेंट की बात करता हूँ, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब अपनी डिग्रियाँ लेके मार्केट के अंदर जाता है कि 2 पैसा कमाने के लिए, इनकम लेके आऊँगा, इनकम का कोई जरिया घर में बनाऊँगा, लेकिन जब वो जाता है और वहाँ पर उसको जब रोजगार नहीं मिलता, तो कुछ समय बाद उन्हीं के माँ बाप उन्हें कहने लग जाते हैं कि बेटा तूने क्या किया ज़िंदगी में, तो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो हमारा परिवार ही हमें नेगेटिव करना चालू कर देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं अक्सर एग्जांपल भी देता हूँ सर, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे कि नौकरियाँ आजकल है नहीं। अभी मैं राजस्थान का आपका एक छोटा सा बताता हूँ। मैं जोधपुर था एक प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पर सेम डे बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, ट्रेनें भर के, मतलब पूरा जोधपुर में पब्लिक ही पब्लिक थी।
नए यूथ यंगस्टर्स, लड़के, स्टूडेंट्स। तो मैंने पूछा क्या हुआ यहाँ पे, कि सर यहाँ पर कांस्टेबल की जॉब निकली है। अच्छा। 10,000 लोगों को कांस्टेबल बनाया जाएगा। और आप बिलीव करेंगे सर, जोधपुर के अंदर स्टूडेंट आए थे 20 लाख। अरे अच्छा। और 20 लाख में से 10,000 लोगों को कांस्टेबल बनाने के लिए 20 लाख बच्चों ने वहाँ पे फाइट करी है। अब मेरा ये कहना है कि 20,000 में से 10,000 बच्चों को तो आप नौकरी दे देंगे, क्योंकि वैकेंसी तो कभी है। अब बाकी बचे 19,90,000 बच्चे, उनका क्या होगा सर? वो क्या करेंगे? तो ये बेरोजगारी अब कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि 19,90,000 बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं 2 पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए, और नौकरियां हैं नहीं। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, तो ऑलरेडी हमारी एजुकेशन पे इतना खर्चा हो चुका होता है कि माँ बाप की कमर वैसे टूट चुकी है। राइट। और मैं देखता हूँ कि कई लोग अपनी ज़मीनें तक, अपने मकान तक बेच के अपने बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करवाते हैं सर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज नौकरियां हैं नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा है नहीं, पैसा ले भी आओगे उधार तो आज आप जानते हैं इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते लोग बर्बाद तक हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बच रहा है हमारे पास? देखिए, मैं बुक्स काफ़ी रीड करता हूँ, और दूसरा मेरा एक अच्छा जो पार्ट है, मैं रोज़ मॉर्निंग में सुबह उठ के एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये मेरा शुरू से रहा है, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ, या तो वो किसी का भी हो, कोई अच्छे स्पीकर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे लीडर्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा नगमा जी को कि आप अपनी ज़िंदगी की, अपने दिन की शुरुआत सुबह मॉर्निंग में एक खूबसूरत मोटिवेशनल वीडियो से करें। आप जब सुबह देखिए, आप जैसा मॉर्निंग में दिमाग खाली होता है, हम जब सो के उठते तो हमारा माइंड बिल्कुल खाली होता है। अगर उसमें हमने उठते ही अखबार पढ़ के कचरा डाल दिया, अखबार पढ़कर कचरा डाल दिया, तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा। और वहाँ पर आपने मोटिवेशनल वीडियो सुने जो आपको एनर्जी दें, पॉजिटिव रखें, आपका दिन बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये एनर्जी मुझे वहाँ से, आप एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है, होना भी चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ हमें एक स्टेप नहीं होना बहुत जरूरी है। नौकरी के भरोसे अगर हम अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं तो मेरे नज़र में ये गलत है। क्योंकि हम एक 10 लाख की गाड़ी रखते हैं तो उसमें 2,000 का टायर होता है, जैसे स्टेपनी बोला जाता है। तो जब 10 लाख की गाड़ी में 2,000 की स्टेपनी होती है तो हमारी ज़िंदगी की स्टेपनी क्या है? विजय कुमार जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहें, उस नौकरी के साथ आपका जो पार्ट टाइम जो भी समय बचता है, चाहे वो सुबह का 2 घंटा हो या इवनिंग का 2 घंटा हो, आप पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करें। आप अपने वर्क को डिस्टर्ब ना करें, और पार्ट टाइम वो टाइम जो हम किल कर रहे हैं, वो चाहे राजनीति पे चर्चा हो, एक लिमिट तक अच्छी लगती है, लेकिन अगर ज़्यादा बातें करें तो कोई लॉजिक नहीं होता। राइट। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें अगर हम इकट्ठा करते हैं ज़िंदगी के अंदर तो काफ़ी अच्छा टाइम इकट्ठा हो सकता है पर डे। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि उनको जो वर्क कर रहे हैं वर्क करते रहें, अभी फुल टाइम ना करें। और फुल टाइम आप तब करें जब आपकी जो इनकम अभी है उससे कम से कम 3 से 4 गुना इनकम अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको आने लग जाए तो आप फुल टाइम का डिसीजन ले सकते हैं। उससे पहले मैं समझता हूँ कि नहीं लेना चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि जब भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आए, चाहे जितने भी व्यूअर्स या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, बस सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आए तो मेरे कहने पे एक बार घर जाके अपने परिवार की शक्ल जरूर देख लीजिएगा कि अगर आज मैं नेगेटिव हो गया तो कल को मेरा बेटा क्या करेगा। आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी।